नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही कि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी और निष्पक्ष नहीं होगी, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा नहीं हो सकती है। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा हो सकती है तथा बिना भय तथा पक्षपात के सबको समान न्याय प्रदान कर सकती है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय अपने कर्तव्यों के पालन के पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सभी प्रकार के राजनीतिक दबावों से मुक्त हो। न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा। इस शब्द को आपको याद रखना है। आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें आती है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत ढांचा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निम्नलिखित उपबंधों का समावेश किया गया है। कौन कौन से उपबंध हैं, आइए उनको जानते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दूसरा, न्यायाधीशों की पदावधि को संरक्षा। तीसरा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के मतदान से परे हैं। चौथा, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। बढ़ा तो सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा का प्रतिषेध है। इस मामले में चर्चा नहीं की जा सकती। अगला है अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। तो आइए इसको जानते हैं विस्तार से। पहला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50, संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहना उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनेक राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 50 को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। दूसरा है पदावधि की संरक्षा। एक बार नियुक्त किए जाने पर न्यायाधीशों को आसानी से पदच्युत नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें पद से हटाने के लिए संविधान एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। प्रथम तो उसको केवल संविधान में दिए गए आधारों पर ही पद से हटाया जा सकता है। दूसरे, इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति द्वारा पेश किए गए समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह समावेदन संसद के ही एक ही सत्र में
प्रस्तावित और पारित किया जाना चाहिए। जो भी संवेदन आया है वह एक ही सत्र में होगा, ये नहीं कि अगले सत्र में चला जाए। उक्त प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को उनके पदों से पदमुक्त करना आसान नहीं है। तीसरा है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के मतदान से परे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संविधान के अनुसार नियत किया जाता है और वह भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, यहां से प्रश्न बन सकता है, भारित होता है, उस पर संसद में मतदान नहीं होता है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग कार्यकाल। इसका केवल एक अपवाद है, एक अपवाद देखने को मिलता है। अगर देश में वित्तीय संकट है तो उनके वेतन और भत्तों में आवश्यक कटौती की जा सकती है। वित्तीय संकट का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में। अब तक कितनी बार वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। चौथा है, संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। कि पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वह न्यायालय की अधिकारिता को कम कर दे, बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती है। सिविल मामलों में संसद उच्चतम न्यायालय में की जाने वाली अपीलों की आर्थिक सीमा को बदल सकती है और इस प्रकार उसकी अधिकारिता को बढ़ा सकती है। वह इसकी अधिकारिता, वह इस वह इसकी आपराधिक अधिकारिता को बढ़ा सकती है। वह इसको अपनी अधिकारिता की ओर अधिक कार्यसाधक रूप में प्रयोग करने के लिए सहायक शक्तियां प्रदान कर सकती है। और अनुच्छेद 32 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए निदेश, आदेश या लेख, इनके अंतर्गत परमाधिकार रिट भी शामिल है, निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त वर्णित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार को बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है। पांचवा है, न्यायाधीशों को अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक। न्यायाधीशों के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक। संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी सदन में, विधानसभा या विधान परिषद में किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। यह उनकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। छठा है, न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 129 जो अभिलेखों का न्यायालय का उल्लेख करता है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 215 अभिलेखों का न्यायालय उच्च न्यायालय को अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। अब जो अनुच्छेद 129 और 215 है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो माननीय जो न्यायालय हैं, इनके इनकी कार्रवाइयाँ लिखित रूप में रखी जाएंगी और जो लोअर कोर्ट हैं वह उनके लिए मान्य होंगी। दूसरा, किसी व्यक्ति को न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है।
यह शक्ति न्यायालयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय या न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायालय अथवा न्यायाधीशों की उचित और सत्य आलोचना वर्जित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में स्पष्ट उपबंध है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए उचित समझे। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति विधि विशेषज्ञों से परामर्श कंसल्टेशन करेगा। अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में स्पष्ट बंद के बावजूद आगे चलकर उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया और न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित की जाने लगी। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।